बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के हवाले से। मेरा नाम नाहिद कमल है और मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर हूँ। स्टूडेंट्स की बहुत पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने इसका आगाज़ किया है कि मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ और उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको डिफरेंट जुडिशल एग्ज़ाम्स या ADP, BDDBP, ADA और DDA के एग्ज़ाम्स के लिए आपको डिफरेंट बहुत सारा मटेरियल मिलता तो ज़रूर है, लेकिन वो इतना प्रिसाइज़ नहीं होता कि उसको सुनकर या उसको देखकर आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। इसके लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया है कि मैंने इसको जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है वो आपके सामने चलता रहेगा और आपको अलग से बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथ रख कर पढ़ने की। आप इस लेक्चर को ओपन करेंगे, सुनेंगे और साथ ही आपको बुक भी मिल जाएगी और साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके चैप्टर 1 की तरफ। प्रिलिमिनरी है इसका नाम। हम लोग सबसे पहले सेक्शन डिस्कस करेंगे। मेरा हमेशा से पढ़ाने का यही स्टाइल रहा है, जहाँ मैं फ़िज़िकल क्लास भी लेती हूँ या ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जो मेरे साथ होते हैं, तो मेरा तरीक़ाकार हमेशा से यही रहा है कि पहले मैं इंडेक्स डिटेल से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि एक पूरी बुक का स्केच स्टूडेंट के जहन में बन जाए, उसको पता हो कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। और उसके बाद एक रीडिंग और थोड़ी सी डिस्कशन के साथ आपको वो पूरा जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंड हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर बुक की तरह ऑलमोस्ट तकरीबन 90% बुक्स ऐसी हैं जिनमें पहला सेक्शन हमेशा SAC का होता है, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। और जब हम वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्सटेंट जो है, नाम तो उसका हो गया द वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, और उसका एक्सटेंट जो है वो फॉर होल ऑफ पंजाब है। डेफिनेशंस है सेक्शन 2। डेफिनेशन में हम 3-4 चीज़ें देखेंगे जो इसके साथ रेलिवेंट हैं, और रिमेनिंग जो है बेसिकली क्योंकि ये सिविल लॉ से रेलिवेंट है तो CPC की डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की डेफिनेशंस, वो सब के साथ सब लिंक करेंगी आपस में, एज वेल एज द डेफिनेशंस ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हम भी जब भी सिविल लॉ को तैयार करते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आपको लॉ फिंगर टिप्स में हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने चीज़ों को थॉरली अंडरस्टैंड किया हुआ हो। तो थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेफिनेशन क्लॉजेस से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। वो एक आपको पूरा एक आईना होता है पूरी बुक का, जो डेफिनेशन क्लॉज होता है या इसका प्रियम्बल होता है बुक का। ठीक है, तो चैप्टर 1 में 2 चीज़ें हैं। SEC सेक्शन 1 डील करता है और 2 है डेफिनेशंस के साथ। चैप्टर 2 है इसका सिविल कोर्ट्स के हवाले से, जिसमें सेक्शन 3 डील करेगा सिविल क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, चैप्टर सेक्शन 3 है क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। इसमें सिंपल एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितनी क्लासेस होती हैं कोर्ट्स की, लाइक के किस टाइप की कोर्ट्स हो सकती हैं, और डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और सिविल जजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन डील करता है सेक्शन 4 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से। ज़ाहिर है एक तरतीब है ना लॉ की। जब हमने देखा सेक्शन 3 में उन्होंने बताया कि कितनी टाइप की क्लासेस की कोर्ट्स होंगी, तो वो कहाँ कहाँ बैठेंगी, इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया सिविल डिस्ट्रिक्ट्स को, कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं वो वाली क्लासेस ऑफ कोर्ट्स जो बताई गई हैं वो उन रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगी। नंबर सेक्शन 5 जो है वो डील करता है डिस्ट्रिक्ट जज के साथ। अब इसको ध्यान में रखिएगा। देखें, सेक्शन 3 में उसने जो डिस्कस की 3 चीज़ें, उन्हीं को आगे जाके एलैबोरेट कर रहा है। 4 में बता रहा है कि 3 वाले लोग कहाँ कहाँ बैठेंगे। 5 में फिर वो उनको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ बैठेगा, क्या होता है, क्या करता है। 6 में बताता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, फिर वहीं दोबारा 3 पर जाएं तो आप देखेंगे कि सेक्शन 3 में उसने 3 क्लासेस को डिस्कस किया है। ठीक है, सेक्शन 3 और 3 क्लासेस, उन 3 क्लासेस को जाके वो आगे एक्सप्लेन करेगा 5, 6 और 8 में। ठीक है, सेक्शन 3 वाली चीज़ें डिस्कस हो रही हैं 5, 6 और 8 में। तो 5 में उसने कहा डिस्ट्रिक्ट जजेस, 6 में कहा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस कौन होते हैं, 7 में वो बयान करता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या है। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 में वो डिस्ट्रिक्ट जजेस को एक्सप्लेन कर चुका है, तो 7 में उन्हीं की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्शन 8 में बताएगा कि सिविल जजेस कौन होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और फर्दर उनके बाबत
वो फर्दर चीज़ें आगे जाके सेक्शंस में एक्सप्लेन करेगा। अब देखें फिर रिवर्स आएँ। सेक्शन 3 में 3 क्लासेस उसने डिस्कस की थी, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज। फिर डिस्ट्रिक्ट जज को उसने डिस्कस किया 5 में, 6 में उसने डिस्कस किया एडिशनल को, 7 में 5 और 6 वाले की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को डिस्कस कर लिया, और 8 में अब वो आता है और कहता है सिविल जजेस कौन होते हैं। अब आगे सिविल जजेस की चीज़ें रह गई डिस्कस करने वाली, तो उनको वो 9 में कहता है कि उनकी पेक्यूनियरी लिमिट्स क्या होंगी, 10 में कहता है कि लोकल लिमिट्स क्या होंगी। यहाँ तक बात एक टॉपिक क्लोज हो गया उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, ठीक है। अब 12 देखें, 12 सेक्शन जो है कहते हैं एक्सरसाइज बाय सिविल जजेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सर्टन प्रोसीडिंग्स। सर्टन प्रोसीडिंग्स की जब बात करता है तो उसका मतलब है कि ये वो वाली प्रोसीडिंग्स हैं जो हमने पहले 8, 9, 10 में डिस्कस नहीं की, ठीक है। अच्छा, और सेक्शन 11 जो है ये इसका ओमिटेड है, ठीक हो गया। अच्छा, 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 12 कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ केस हो गया या प्रोसीडिंग्स की हद तक सिविल जज की कोई इजाफी पावर्स हो गई, वो कैसे होती हैं, क्योंकि 12 में उसने कहा सर्टन प्रोसीडिंग्स, आम वाली प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्दर आपको एक्सप्लेन होगा ये। अब जब उसने 13 से लेकर 12 तक क्लासेस को डिस्कस कर लिया, उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग डिस्कस कर ली, उनके बारे में 13 में जैसे वो प्लेस ऑफ सिटिंग को डिस्कस करेगा तो 13 में उसको डिस्कस करते हुए वो बताएगा कि ये कहाँ कहाँ बैठेंगे, तो जनाब उनकी जो लिमिट्स डिफ़ाइन की हुई होंगी वो वहाँ वहाँ बैठेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन 14 बताता है कि आखिर किसी का कंट्रोल भी होना चाहिए इनके ऊपर, तो कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो सिंपल ये बताएगा कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, जैसे आप देखते हैं कि सेक्शन 3 है सीपीसी का, सबऑर्डिनेशन के बारे में डील करता है, क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आप इसको याद रखिएगा सेक्शन 3 को। तो तमाम सिविल कोर्ट्स 14 में बताएगा कि तमाम सिविल कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो हेड कोर्ट होती है वो कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर जो हेड कोर्ट होती है वो होती है हाई कोर्ट। तो इस तरह से सबऑर्डिनेशन होगी और कंट्रोल होगा कोर्ट्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर हायरार्की वाइज। अच्छा, सेक्शन 15 डील करता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। अब ज़ाहिर है काम जब आएगा किसी एक के पास आएगा और फिर उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि कौन कौन कैसा कैसा काम करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ज़ाहिर है हेड होना चाहिए, तो वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज, और वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई होंगी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को उसी तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन 16 डिस्कस करेगा डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस। इसमें हम सिंपल सी बात पढ़ेंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज अपना काम किसी को डेलीगेट भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं सेक्शन 16 के साथ सेक्शन 22 एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लाइक देखें, अगर आप इसकी हेडिंग्स को थोड़ा सा गौर से देखें तो सेक्शन 16 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, बाय पे फोकस करें यहाँ पे, और सेक्शन 22 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। देखें बाकी सारी लाइन सेम है, सिर्फ बाय और ऑफ का फ़र्क है, ठीक। अच्छा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि सेक्शन 16 में वो कहना चाह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज खुद पावर डेलीगेट कर सकता है, और 22 में कहना चाह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज की पावर्स कोई और डेलीगेट करके किसी और को दे देगा। इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा जब पेपर में ये चीज़ें आती हैं या आप इनसाइड द कोर्ट कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह की कोई प्रोपोजिशन आपके सामने आए, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट जज वाली और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज वाली। इसको क्योंकि जब तक ये आपको अच्छे से नहीं आएंगी आप इसको एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे, ना अपने एग्ज़ाम में ना कोर्ट में खड़े होकर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 डील करेगा जुरिस्डिक्शन इन सिविल अपील्स के हवाले से। इसमें सेक्शन 17 डील करता है अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि हाई कोर्ट की बात तो यहाँ नहीं हो रही, यहाँ क्योंकि बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हवाले से। तो सेक्शन 17 में सिंपल सा ही बताएगा कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। वो ज़ाहिर इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्दर एलेबोरेट हो जाएंगी चीज़ें। और 18 कहता है अपील्स फ्रॉम सिविल जजेस, तो सिविल जजेस के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ होगी। इस पर कुछ वेरिएशंस हैं, पढ़ने से आपको मज़ीद एक्सप्लेन होगा ये। सेक्शन 19 चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं, इजाफी, एडिशनल, सप्लीमेंटल, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं जो मज़ीद इसमें इन्हांस कर रहे हो उसकी क्वालिटी को। जैसे फूड सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं ना, फूड सप्लीमेंट्स इसलिए ली जाती हैं ताकि वो आपके खाने की क्वालिटी को इन्हांस करें,
ठीक है। तो किसी भी लॉ की बुक में जहाँ पे भी सप्लीमेंटल प्रोविजंस आएंगी, इसका सिंपल मतलब ये होगा कि ये आपकी लॉ की गिवन प्रोसीडिंग्स को, उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हैं, उनको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंटल प्रोविजन सेक्शन 19 डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स के बारे में बात करता है, यानी कि इसमें सिर्फ जजेस नहीं आएंगे। और ये इस बात में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपने जहन में रखिएगा इस बात को कि सेक्शन 19 को जब हम पढ़ेंगे तो आप वहाँ वर्ड देखेंगे एनी पर्सन, और पर्सन को जब कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन करता है तो पर्सन की डेफिनेशन आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 260 में, आर्टिकल 260 में पर्सन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो बॉडी, पॉलिटिक और कॉरपोरेशन, इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटी सी हाफ लाइन की डेफिनेशन है और वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन है पर्सन के हवाले से। और इसी पर्सन की डेफिनेशन को जब कॉन्स्टिट्यूशन ही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही जब आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 5 में जाके बताता है, तो वो पहले लिखता है पर्सन की डेफिनेशन को, वो वाली जो उसने 260 में पर्सन को डिफ़ाइन किया, और उसके बाद आगे उसकी एक्सेप्शन बता देता है। तो जब हम पर्सन को जहन में रखेंगे तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ लॉ है, तो हम सबसे पहले अपने जहन में हमारे आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 260 पर्सन को कैसे डिफ़ाइन करता है, और उसी तरह से हर लॉ में डिफ़ाइन होगी। और हर लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन की जो भी डेफिनेशन दी हुई है उसकी एक्सेप्शन वो देता है आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 5 के अंदर। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो ज़ाहिर है आप लोग, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स अपलोड करूँगी तो वहाँ आप देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। आप लोग ख़ुद भी बुक्स उठाएं, उसको खोल के पढ़ें, देखें। लॉ बहुत खूबसूरत है, बहुत वेरिएशंस हैं इसमें, और लॉ कॉमन सेंस बेस्ड है। इसलिए कहा जाता है कि लॉ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बढ़ता है, फलता है, फूलता है। इसको एक्सप्लेन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एक्सप्लेन करती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हैं। तो फर्दर हम पर्सन की बात कर रहे थे, तो 19 में, सेक्शन 19 में सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के ये कहते हैं पर्सन की पावर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, यानी कि सिर्फ जजेस की बात नहीं करेगा वो, ठीक है। फर्दर इसको आपको एक्सप्लेन हो जाएगी ये जब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो। और सेक्शन 20 के कहते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग पिटिशनर राइटर्स। अब कौन सी अथॉरिटी पिटिशन राइटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है, कौन पर्सनस होंगे जो पिटिशन राइटर्स हो सकते हैं, और ये क्या क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 21 है, ये कहते हैं टेम्प्रेरी वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक, टेम्प्रेरी वैकेंसी कब होती है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ हो जाए या वो किसी इलनेस वगैरह की वजह से अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म ना कर सके। तो देखिए, डेथ की वजह से भी सडन सीट खाली हुई या इलनेस की वजह से भी सडन खाली हुई, ठीक है। तो जब सडनली सीट कोई खाली होती है तो टेम्प्रेरी तौर पर उसको फिल करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट क्या किया जाता है, ठीक। सेक्शन 22, फिर हम रिवर्स जाते हैं एक दफ़ा सेक्शन 16 के साथ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये आप देख भी रहे होंगे, इंडेक्स आपके सामने चल रहा है ये। अच्छा, सेक्शन 22 डील करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। 16 में था बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, 22 कहता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका डिफरेंस मज़ीद बताऊंगी। सेक्शन 23 डील करता है टेम्प्रेरी वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ सिविल जज। जैसे 21 में उसने कहा था डिस्ट्रिक्ट जज की टेम्प्रेरी वैकेंसी, 23 में कहता है सिविल जज की टेम्प्रेरी वैकेंसी। तो वो कैसे फिल होगी, फॉर द टाइम बीइंग, फौरी तौर पे कैसे फिल किया जाएगा, ज़ाहिर काम तो नहीं रोकना। अब सेक्शन 24 फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 24 को याद रखने के लिए आप सेक्शन 12 याद रखें। 12 में भी कुछ सर्टन पार्ट्स थी सिविल जजेस के हवाले से। अब 12 दूना 24 याद रखना आसान होता है इस तरह से फार्मूलाज अप्लाई करके, तो 12 और 24, 12 दूना 24 याद रहेगा, ठीक है। सेक्शन 12 भी सिविल जज के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था, और 24 भी सिविल कोर्ट्स के मुतालिक ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता है, ठीक है। हम सप्लीमेंटल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सप्लीमेंटल प्रोविजंस के अंडर फॉल करती हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे बहुत ज़्यादा प्रोपोजिशंस और सवाल आते हैं। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 25 इसका बताएगा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ के हवाले से। तो जनाब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की बताई हुई छुट्टियों में से हाई कोर्ट अपनी लिस्ट प्रिपेयर करती है कि जनाब ये हमारी छुट्टियाँ होंगी पूरे साल में। और सेक्शन 26 इसका डील करता है सील ऑफ कोर्ट्स के हवाले से। वो उसने उसके पैरामीटर्स बताए हैं, कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स हैं कि इस तरह की उसकी शेप होगी, ये साइज़ होगा और उसके ऊपर क्या प्रिंटेड होगा।
एंड सेक्शन 27 डील करेगा पावर टू फ्रेम रूल्स। ज़ाहिर है हाई कोर्ट रूल्स बनाती है गवर्नमेंट की अप्रूवल से कि हमारी ये जो सिविल कोर्ट्स हैं इनकी वर्किंग का स्टाइल क्या होगा। ये बाकायदा थोड़ी सी आपको मैं हिंट दे देती हूँ, इस सुपरविजन के हवाले से जनरल कंट्रोल, प्लेस, टाइम, प्रोसेस फ़ी क्या होगी और सिविल कोर्ट्स में पेबल फ़ी जो है वो क्या होती है और मैनर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या होंगे। सेक्शन 28 इसका रिपील है, इसके एंड पे एक शेड्यूल है वो भी इसका रिपील्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 के इंडेक्स के हवाले से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी रीडिंग करते हैं। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कि बेसिकली सिविल कोड ऑर्डिनेंस ओवरऑल हमें किस चीज़ के हवाले से बताता है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के बाद जब हम इसकी रीडिंग की तरफ जाते हैं तो रीडिंग से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान हो जाती है। अब आपके सामने आया हुआ है इसका प्रीएम्बल और इसका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जी। इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 8 जनवरी 1962 से ये स्टार्ट होता है, इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इस ऑर्डिनेंस की। एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू सिविल कोर्ट्स इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। प्रेम्बल बात करता है इसका वेयर एज इट इज़ एक्सपीरियंस टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सिविल कोर्ट्स इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक, कुछ के पास पुराना एक्ट होगा तो वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान भी लिखा हो सकता है। तो वेस्ट पाकिस्तान बेसिकली अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरफ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1962 में एक्चुअली कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, तो वेस्ट पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ है। तो अब बेसिकली पंजाब पे इम्प्लीमेंट होता है। नाउ देयरफॉर इन पर्सन्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द 7th day of October 1958 and having received the previous instructions of the president, the governor is pleased in exercise of all powers enabling him in that behalf to make and promulgate the following ordinance. Following ordinance अगला जो आ रहा है सारा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने 7th day of October 1958 को अलाउ किया कि आप इसको बनाएं। क्या बनाएं? आगे जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, ये सिंपल डील करता है। इसका 1 है दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 और इसकी एक्सटेंड भी ज़ाहिर है पूरे पंजाब पर है। तो इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक हो गया। नंबर 2 डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्लॉज में इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द मीनिंग हेयर बाय रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम, दैट इज टू से नंबर ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस यानी कि पंजाब की जो है वो लाहौर हाई कोर्ट हो गई। नंबर नेक्स्ट लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन और इस बात को जहन में रखिएगा कि लैंड की डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं लेकिन ज़रा किताबों से दूर रहते हैं, अगर आप उनसे कभी क्वेश्चन करें कि क्या लैंड की डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोवाइडेड है, तो वो उनका एब्रप्ट रिप्लाई आता है जी क्यों नहीं हो सकती। लैंड रेवेन्यू एक्ट की डेफिनेशन लैंड की डेफिनेशन लैंड रेवेन्यू एक्ट में ही होगी और कहीं नहीं हो सकती। तो जनाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में लैंड की कोई डेफिनेशन नहीं प्रोवाइडेड, ये सिर्फ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 में दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। लैंड मीन्स लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड पे फोकस है। ठीक है, एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन अ टाउन और विलेज एंड इज़ ऑक्यूपाइड। अब कहता है इज़ ऑक्यूपाइड, देखें नॉट ऑक्यूपाइड के बाद उसने जो कहा, जो 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, ये लैंड की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक, अब कहता है आती हैं अगली वाली, एंड इज़ ऑक्यूपाइड और हैज़ बीन लेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़ और फॉर पर्पज सबसॉर्विएंट टू एग्रीकल्चर और फॉर पैस्चर एंड इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स के बाद भी जो चीज़ें हैं ये भी आ रही हैं लैंड की डेफिनेशन में, द साइट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर ऑन सच लैंड्स। ठीक हो गया। तो नॉट ऑक्यूपाइड के बाद वाली नहीं आती लैंड की डेफिनेशन में और इज़ ऑक्यूपाइड के बाद वाली डेफिनेशन में जो दी हुई हैं वो लैंड की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन डी में है लैंड सूट। लैंड सूट मीन्स अ सूट रिलेटिंग टू लैंड और टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, लैंड सूट सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं होता, उस ज़मीन के राइट्स के हवाले से
या उसके इंटरेस्ट के हवाले से भी अगर कोई झगड़ा है तो वो भी लैंड सूट ही कहलाएगा। नंबर ई कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। नंबर नेक्स्ट है जी अनक्लास्ड सूट। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन है, पीछे वाले 2 डेफिनेशंस को इंक्लूड करके ये बताएगा कि मीन्स अ सूट विच इज़ नाइदर अ स्मॉल कॉज नॉर अ लैंड सूट। यानी कि अब स्मॉल कॉज तो हमारे इसमें नहीं आता, हमारे पढ़ने वाला नहीं है वो। तो लैंड सूट हमने डी में पढ़ा, तो जो अनक्लास्ड सूट वो होगा जो लैंड सूट नहीं होता, उसको कहेंगे अनक्लास्ड सूट। ठीक, सिंपल से जहन में रखें। अगर ये 5 नंबर की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है कि अनक्लास्ड सूट लिखें, तो उसका सिंपल बात है जो लैंड सूट नहीं है। और लैंड सूट कौन सा था? जो राइट और इंटरेस्ट के हवाले से भी था और लैंड के हवाले से भी था। तो अनक्लास्ड सूट कौन सा हुआ? इसको कंपाइल करते हैं जो ना लैंड का प्रॉब्लम है, ना राइट का प्रॉब्लम है, ना लैंड के इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, तो वो अनक्लास्ड सूट कहलाएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट वैल्यू। वैल्यू यूज्ड with reference to a suit means the amount or value of the subject matter of the suit। ठीक हो गया, सिंपल सी बातें हैं इसमें। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इसका सेक्शन 3 है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है सिविल कोर्ट्स। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमने सिर्फ ऊपर से इसको फर्दर डिस्कस किया था। और जनाब सेक्शन 3 बताता है कि क्लासेस ऑफ कोर्ट्स बिसाइड्स द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज़, बिसाइड्स इन एडिशन टू के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है। स्मॉल कॉजेज स्टैब्लिश अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट 1887। अब ये चीज़ स्मॉल कॉज वाली नहीं आती, इन एडिशन टू में आ रहा है, क्योंकि वैसे लिखा हुआ तो है लेकिन क्योंकि हमारे पास स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा। एंड द कोर्ट्स इस्टेब्लिश अंडर any other enactment for the time being in force, there shall be the following classes of civil courts, namely कौन कौन सी होती हैं? द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द सिविल जज। और मैंने आपको पहले बताया था इंडेक्स को डिस्कस करते हुए कि इन्हीं तीनों चीज़ों को जाके वो आगे एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, पंजाब अमेंडमेंट इसमें दी हुई है कि जिनके पास पुराना है वो ये देख लें कि अब पंजाब अमेंडमेंट में ही इस तरह से इनके पास लिखा हुआ होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस पर आ जाती हैं। ठीक है। कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर द स्मॉल कॉजेज क्लेम माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स ऑर्डिनेंस को इसने निकाल दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि सिर्फ इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 4। और वो कैसे एक्सप्लेन करता है? ये कहता है कि जनाब, फिर पढ़ती हूँ मैं इसको। फॉर द पर्पजेज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। कैसे बनाएगा? नोटिफिकेशन के ज़रिए। डिवाइड द प्रोविंस इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स, एक प्रोविंस को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिक्स द लिमिट्स फिक्स कर देगा ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट्स के एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एंड डिटरमिन द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईच सच डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड क्वार्टर भी डिटरमिन कर देगा। ठीक हो गया। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं। देखें, इस ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए एक प्रोविंस को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसकी लिमिट्स बता देगी, और हर हेड क्वार्टर का और हर डिस्ट्रिक्ट पे एक हेड क्वार्टर को डिफ़ाइन कर देगी कि हर डिस्ट्रिक्ट का ये हेड क्वार्टर होगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेक्शन है डिस्ट्रिक्ट जजेस के हवाले से। गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। देखें, गवर्नमेंट शेल के साथ है, सेक्शन 4 में मे के साथ था। गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी पर्सनस एज इट थिंक्स नेसेसरी टू बी डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड पोस्ट अ डिस्ट्रिक्ट जज टू ईच डिस्ट्रिक्ट। 4 में उसने बताया था डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर दिए। अब ज़ाहिर है हर डिस्ट्रिक्ट पे एक जज बिठा देंगे, वो जिसका जो होगा डिस्ट्रिक्ट जज। प्रोवाइड दैट द सेम पर्सन, कौन सा पर्सन? डिस्ट्रिक्ट जज। द सेम पर्सन मे बी अपॉइंटेड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या जहाँ काम कम होता है वहाँ पे जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज भी बिठाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 6 डील करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ। ये कहता है जनाब गवर्नमेंट में, अब देखें फिर मे है, आप जहन में रखें। सेक्शन 4 में उसने कहा था गवर्नमेंट में, सेक्शन 5 में कहा गवर्नमेंट शेल, और 6 में आगे फिर कहता है गवर्नमेंट में, यानी कि चाहे तो वो ना भी अपॉइंट करे
ठीक है। गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी एडिशनल जजेस एज मे बी नेसेसरी। नंबर 2 है इसका सबसेक्शन 2, पार्ट्स के बारे में बताएगा ये कि एडिशनल की पार्ट्स क्या होती हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी वही पावर होती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है ताकि एक बंदे को जो सीनियर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बना के काम की डिस्ट्रीब्यूशन और हेड उसको ही बना दिया जाए, ठीक है। तो 6(2) कहता है एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शैल डिस्चार्ज सच फंक्शंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एज द डिस्ट्रिक्ट जज मे असाइन टू हिम। वो वही वाले फंक्शन डिस्चार्ज करेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको असाइन किए हैं। एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ दोज फंक्शंस ही शैल एक्सरसाइज द सेम पार्ट्स एज द डिस्ट्रिक्ट जज। और उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए वो वही वाली पार्ट्स यूज़ करेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज इस्तेमाल करता है, यानी कि सेम पार्ट्स हो गई दोनों की, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, वैसे इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है ये। और जब इस पर अगर सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस पर अगर सब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन आए तो ज़ाहिर है इसके सिर्फ 28 सेक्शंस हैं, तो आपने हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को उस 20 नंबर के सवाल में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सूट्स। अब सूट्स में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, यानी कि इसकी सिंपल ये बताएगा कि अनलिमिटेड है इसकी वैल्यू के हिसाब से जो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसको समझ लें लाइन को, जो यहाँ बता रहे हैं वो एक अलग बात है, और अगर कहीं और किसी और इनएक्टमेंट में कोई और चीज़ प्रोवाइड की गई है तो वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शेल हैव, शेल के साथ है, शेल मैंडेटरी प्रोविजन को इंडिकेट करता है, शेल हैव जुरिसडिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट्स विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से अनलिमिटेड पार्ट्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, और उसके हवाले से आप मज़ीद ये भी याद रखें कि ऑर्डर 37 का जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल हो सकता है, ठीक है, और डेफामेशन का केस भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होता है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 8 की तरफ आते हैं। ये कहता है जनाब सिविल जज, अब जहन में रखें डिस्ट्रिक्ट जज 5 में था, सिविल जज 8 में है। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने कहा था गवर्नमेंट शेल। असल में हम वर्डिंग की मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम पेपर में बहुत कुछ लिख के आए थे लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चेकर ने हमारे नंबर क्यों नहीं दिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर चेकर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो इन सब चीज़ों को ना सिर्फ पढ़ के इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बैठे होते हैं, इसलिए मैं आपको फोकस कर रही हूँ। मे और शेल जहाँ आ रहा है इसको ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा अगर आप रिवर्स जाएँ, देखें उसने सेक्शन 5 में कहा है डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले से गवर्नमेंट शेल। अब 8 में आ जाएं। 8 में वो कहता है सिविल जजेस के लिए गवर्नमेंट में। यही मिस्टेक्स पेपर करते हुए नहीं करनी। अगर आप दोनों जगह शेल लिख देंगे, चक्कर काटा लगाएगा ही लगाएगा, फिर नंबर नहीं आते। और लिखने वाला फील कर रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ, पता नहीं मुझे नंबर क्यों नहीं दिए। तो वो ये वाली फ्लॉज होते हैं, ये वाली मिस्टेक्स होते हैं जो हम करते हैं। तो ये कहते हैं गवर्नमेंट में, फिर मैं पढ़ रही हूँ सेक्शन 8 सिविल जज, गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस टू बी अपॉइंटेड। इतने बंदे हमें चाहिए एज सिविल जज, ठीक है। बी में कहता है मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स एज सिविल जजेस। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिविल जजेस को भर्ती करने के लिए। अच्छा, आप लोगों के जहन में एक बात आ रही होगी कि अपॉइंटमेंट तो हाई कोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, फिर यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न है एक जजमेंट। वो जजमेंट मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करने के बाद आपको बताऊंगी एंड पर कि वो कौन सी जजमेंट है जिसके ज़रिए अब गवर्नमेंट के बजाय हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स कर रही है, ठीक है। बेसिकली काम ये गवर्नमेंट का ही था, लेकिन 2012 में एक जजमेंट आई थी जिसके बाद ये चेंज हुआ था, ठीक है। और वो जजमेंट डिस्कस करना इसीलिए बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग जब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का सवाल अटेम्प्ट करने लगें तो ज़ाहिर है आप लिख तो यही रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन जब तक आप उस जजमेंट का रेफरेंस नहीं देंगे तब तक आप चेकर को ये नहीं बता सकते, पेपर चेकर को, कि आपको पता है कि जनाब अब गवर्नमेंट के बजाय हाई कोर्ट क्यों अपॉइंटमेंट्स कर रही है ये, ठीक है।
वो जजमेंट मैं आपको इसके ना एंड पे बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं 8C, सेक्शन 8 सब सेक्शन C। ये कहते हैं अपॉइंट एज मेनी सिविल जजेस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। तो उसने 8 में क्या चीज़ें, 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। गवर्नमेंट मे के साथ नंबर ऑफ़ सिविल जजेस फिक्स करेगी कि हमें कितने चाहिए, रूल्स बनाएगी उनकी क्वालिफिकेशन के कि कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितनी स्टैंडिंग होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और नंबर 3 कहता है कि फिर उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा जितने ज़रूरी समझे जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। ये डील करता है पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल जजेस, कितनी वैल्यू तक का दावा कहाँ पे होगा, ठीक। अच्छा, इसमें CPC का क्रॉस रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। CPC का सेक्शन 6 जमा सेक्शन 9 ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, ये आप इकट्ठे लिख लें, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं। द जुरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड इन ओरिजिनल सिविल सूट्स एज रिगार्ड्स द वैल्यू बाय एनी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ सिविल जज shall be determined by the High Court either by including him in a class or otherwise as it thinks fit। हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उसकी पिक्यूनरी लिमिट कितनी होगी। क्रॉस रेफरेंस फिर रिपीट कर रही हूँ, CPC सेक्शन 6, ठीक है। अब सेक्शन 10 पर आ जाएं। लोकल लिमिट्स यानी कि टेरिटोरियल लिमिट्स की अब बात करेगा। लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन, द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ अ सिविल जज शेल बी सच एज द हाई कोर्ट में डिफाइन, हाई कोर्ट डिफाइन करेगी, ठीक है। अब दोबारा आपको एक दफ़ा फिर रिवर्स लेके जाती हूँ सेक्शन 5 पर। देखें, सेक्शन 5 में उसने कहा था, 4 को साथ मिला के पढ़ें। 5 में उसने कहा था डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए गवर्नमेंट ने जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट जज उतने इलाके पर काम करेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 सिविल जजेस के लिए बताता है कि सिविल जज कितने एरिया पर काम करेगा, वो डिफाइन करना है हाई कोर्ट ने। इस डिफरेंस को जहन में रखिएगा, ठीक है। 10(2) कहता है व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट्स अ सिविल जज टू अ डिस्ट्रिक्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, जो उसने 10(1) में देनी थी। अगर वो डायरेक्शन नहीं दी हुई कि सिविल जज की लोकल लिमिट कितनी होगी, तो क्या कहता है, शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कॉन्ट्रेरी बी डीम्ड टू बी द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। तो जो उसकी वही वाली डायरेक्शन कंसीडर होंगी जो कि उसकी लोकल लिमिट्स की जुरिसडिक्शन है एक सिविल जज की, ठीक है। डिफरेंस आपने ये याद रखना है। 5 में डिस्ट्रिक्ट जज उतने एरिया का इंचार्ज होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 4 में गवर्नमेंट ने, और 10 में कहता है कि सिविल जज के लिए वो वाला एरिया उसकी लोकल लिमिट होगी जिसको हाई कोर्ट डिफाइन कर देगी एज ए लिमिट ऑफ लोकल लिमिट ऑफ सिविल जज, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है एक्सरसाइज बाय सिविल जजेस ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। और आप जहन में रिकॉल करें, मैंने आपको 12 और 24 इकट्ठा बताया था, ठीक है। अब ये भी कुछ ख़ास चीज़ें बता रहे हैं जो आम से हट के हैं, और आगे 12 भी, सेक्शन 24 में कुछ ख़ास चीज़ें बताएगा जो आम चीज़ों से हट कर हैं, ठीक है। अभी क्या कहता है, ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सक्सेशन एक्ट 1925, इसको निकाल दिया। अब कौन करेगा, क्या करेगा, द हाई कोर्ट करेगी, मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। कोई जनरल ऑर्डर भी दे सकती है हाई कोर्ट और कोई स्पेशल ऑर्डर भी दे सकती है। अथराइज एनी सिविल जज, किसी सिविल जज को अथराइज कर देगी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी और एनी डिस्ट्रिक्ट जज। क्या करेगी, हाई कोर्ट किसी भी सिविल जज को अथराइज कर देगी कि वो कॉग्निजेंस ले किस चीज़ की, और एनी डिस्ट्रिक्ट जज या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट जज को टू ट्रांसफ़र टू अ सिविल जज अंडर हिज कंट्रोल, कि वो अपने कंट्रोल में आने वाले किसी सिविल जज को ट्रांसफ़र कर सके। एनी प्रोसीडिंग्स और क्लास ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर द सेड एक्ट, ठीक है, जो उसकी एम्बिट में आती हैं प्रोसीडिंग्स या क्लास ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो एज ए हेड अपने अंडर काम करने वाले किसी भी जज को वो प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र कर सके, ठीक हो गया। नंबर 2 कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट जज मे विड्रॉ। अब देखें, अब बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज विड्रॉ कर सकता है एनी सच प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय और ट्रांसफर्ड टू अ सिविल जज। जो सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 में
प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र की गई थी उसको कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज विड्रॉ कर सकता है, कोई भी केस, ठीक है। एंड मे आइदर हिमसेल्फ डिस्पोज ऑफ, या तो वो फिर उसको एक सिविल जज से विड्रॉ करके अपने पास रख लेगा, और ट्रांसफ़र देम टू अ कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल कम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ देम, या फिर किसी और ऐसी कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर देगा जो कि कम्पिटेंट होगी उस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। नंबर प्रोविजो है इसकी, प्रोवाइड दैट नथिंग हेयर इन कंटेन शेल एम्पावर अ डिस्ट्रिक्ट जज टू विड्रॉ सच प्रोसीडिंग्स एज हैव बीन स्पेशली ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। अब देखें, इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें। कहते हैं अगर हाई कोर्ट ने सिविल जज को कोई केस भेजा है तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोविज़ो है ये एक्सेप्शन है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की। नंबर 3 पे आते हैं। सब सेक्शन 3 कहते हैं प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय और ट्रांसफर टू अ सिविल जज एज द केस मे बी अंडर दिस सेक्शन शेल बी डिस्पोज ऑफ बाय हिम subject to the rules applicable to like proceedings when disposed of by the district judge। जब डिस्ट्रिक्ट जज का कोई केस हाई कोर्ट ने कोई सिविल जज को दिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज वापस नहीं ले सकता। और दूसरा मजीद क्या कहता है कि इन केसेस में सिविल जज के पास डिस्ट्रिक्ट जज वाले इख्तियारात होंगे तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, ठीक है। अब सेक्शन 13 कहते हैं प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स। द हाई कोर्ट मे फिक्स। अब देखें, अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिख देगा द गवर्नमेंट में फिक्स तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये मिस्टेक्स नहीं करनी होती पेपर में। कौन फिक्स कर रहा है प्लेस ऑफ सिटिंग? हाई कोर्ट। ऐसे ही सेक्शन 25 में आप जाके पढ़ेंगे कि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ भी हाई कोर्ट देती है, ठीक है। अब 13 मैं फिर पढ़ रही हूँ। द हाई कोर्ट मे फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज़ टू बी हेल्ड। कहाँ होगी कोर्ट, कहाँ बैठेगी, कहाँ काम करेगी, ठीक है। नंबर 2 कहता है, ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन की बात करता है 13(2). द प्लेस और प्लेसेस सो फिक्स्ड मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब हाई कोर्ट की मर्जी, वो किसी को बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन भी बिठा सकती है, काम करने के लिए कह सकती है, ठीक है। 13(3) एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अ कोर्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, सिर्फ इसी लॉ की बात कर रहा है, may be held at any place within the local limits of its jurisdiction। अपनी ही जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स में कहीं भी बैठ के वो काम कर सकती है कोर्ट, अगर कोई वो वाला ऑर्डर नहीं आया जो कि 13(1) या 2 में आया था, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 14 डील करता है कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। इसके साथ CPC का सेक्शन 3 क्रॉस रेफरेंस में है जो सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। और 14 कहता है ऑल सिविल कोर्ट्स, ऑल सारी की सारी, in the areas to which this ordinance extends shall mandatory provision है, shall be subordinate to the high court। सारी की सारी सिविल कोर्ट्स हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होंगी एंड सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ तक समझें इसको, देखें ओवरऑल कंट्रोल हाई कोर्ट का है। अच्छा, सब्जेक्ट टू उसने क्यों कहा कि जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज का होगा। अच्छा, लेकिन वो भी उसी एम्बिट के अंदर होगा जो कि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। जब डिस्ट्रिक्ट जज अपना जनरल सुपरिटेंडेंस या कंट्रोल किसी सिविल कोर्ट के ऊपर इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो हाई कोर्ट के बताए गए पैरामीटर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। शेल हैव, फिर इसको मैं पढ़ती हूँ, द डिस्ट्रिक्ट जज शेल हैव कंट्रोल ओवर ऑल सिविल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन। ठीक हो गया। अब देखें 14(2) कहता है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र कौन करता है, ठीक है। द पोस्टिंग ऑफ सिविल जज शेल बी मेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखें सेक्शन 14 ने कहा कि सबऑर्डिनेशन तमाम कोर्ट्स की हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल हाई कोर्ट ने जो पैरामीटर बता दिए, उसके बाद जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज का होगा अपने सिविल जजेस के ऊपर। लेकिन 14(2) में वो कहता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हाई कोर्ट नहीं करनी है, वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब सेक्शन 15 पे आते हैं जी। सेक्शन 15 कहता है पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। अच्छा, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस यानी कि अपने एरिया डिस्ट्रिक्ट में काम किसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी बातें हैं इसमें, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एवरी डिस्ट्रिक्ट जज मे बाय रिटन ऑर्डर
डायरेक्ट दैट एनी सिविल बिजनेस, आप दोबारा जाएं, आपको मैंने एक डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी लैंड सूट की डेफिनेशन। वहाँ उन्होंने क्या कहा था, लैंड, राइट और इंटरेस्ट। जहन में आई चीज़ें, लैंड, राइट और इंटरेस्ट। अब मैं उस पेज पे नहीं जाऊँगी, मैं वो पेज दोबारा इसलिए यहाँ स्क्रॉल नहीं करी क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए वो, ठीक है। हमने लैंड की डेफिनेशन जो पढ़ी थी ना, लैंड सूट की, तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन 15 में कहता है एनी बिजनेस कॉग्निजेबल बाय दिस कोड। तो वो वाला भी हो सकता है, लैंड सूट भी हो सकता है, राइट्स और इंटरेस्ट का सूट भी हो सकता है, ठीक है। फिर पढ़ती हूँ मैं 15 को। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एवरी डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि CPC में जो बता दिया वहाँ बता दिया गया, उसके अलावा एवरी डिस्ट्रिक्ट जज मे बाय रिटन ऑर्डर डायरेक्ट दैट, डायरेक्शन देगा डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट एनी सिविल बिजनेस कॉग्निजेबल बाय हिज कोर्ट, जो जिसकी कॉग्निजेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले सकती है, and the courts under his control shall be distributed among such courts in such manner as he thinks fit। और फिर वो केसेस भेजेगा अपने अंडर काम करने वाली सिविल कोर्ट्स को, कॉग्निजेंस लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिजनेस को, काम को, ठीक है। अच्छा जनाब, अगले प्रोविज़ो में वो क्या बता रहे हैं इसको पहले समझ लें। प्रोविज़ो में बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है सेक्शन 15 के कोई ऐसी डायरेक्शन किसी सबऑर्डिनेट को इशू नहीं की जाएंगी जो उसकी लिमिट से बियॉन्ड हो। सबऑर्डिनेट की लिमिट से बियॉन्ड डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट जज नहीं करेगा कोई डायरेक्शन, ठीक है। प्रोवाइड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शेल एम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज एनी पावर्स और डील विद एनी बिजनेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। ज़ाहिर है जो जिस काम को करने की पावर ही उसके पास नहीं है किसी सबऑर्डिनेट के पास, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको वो वाला काम भी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक दफ़ा 20 नंबर का पूरा सवाल आया था, गालिबन वो सिविल जज का पेपर था या डिस्ट्रिक्ट जज का पेपर था, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पूरा 20 नंबर का सवाल इस पर क्यों था ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि इसमें मज़ीद सेक्शन 14, 15 और CPC का सेक्शन 24 पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन सी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। अब इसको समझें, देखें सेक्शन 15 में पावर्स, उसकी कौन सी पावर थी, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि जिसकी कॉग्निजेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले सकती है, डिस्ट्रिक्ट जज ले सकता है, वो उसी बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। आए हुए काम को डिफरेंट कोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था कि ये काम आपने करना है, ये फाइलें उधर जाएंगी, फाइलें उधर जाएंगी, ये केसेस उधर जाएंगे, ठीक है। अब 16 में वो क्या कर रहा है, देखें इसको समझें। 16 में वो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो जो पावर्स यूज़ कर सकता था वो वाली पावर किसी को डेलीगेट कर रहा है। कौन सी पावर डेलीगेट कर रहा है, सेक्शन 14 वाली, सेक्शन 15 वाली और CPC के सेक्शन 24 वाली, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट जज में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है, इस लफ्ज़ को स्किप कभी नहीं करना, ठीक है। डेलीगेट, अब जो पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूज़ कर सकती थी उसी पावर को डेलीगेट करिए कि भाई ये वाला काम आप करेंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड पोर्शन, एक पोर्शन की हद तक अपनी पावर्स डेलीगेट कर देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। एंड स्पेसिफाइड एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू एनी सिविल जज इन द डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सिविल जज को जो उस डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो, हिज पावर्स अंडर सेक्शन 14 and 15 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अच्छा, 3 पावर्स और मज़ीद भी, एंड सच पावर्स मे बी एक्सरसाइज्ड बाय सच सिविल जज सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखें सेक्शन 24 कहाँ आता है, जहाँ पे वो आपके जहन में होगा सिविल कोड, सिविल CPC में जहाँ पे केस ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। 21 में ऑब्जेक्शंस आई थी, फिर केस ट्रांसफ़र हो रहा था, तो केस को ट्रांसफ़र करने की पावर CPC वाली, और 14 और 15 सेक्शन इसी का डील करता है, ठीक है। इसलिए इस पर 20 नंबर का जब सवाल आया था तो इस पर लिखने को भी बहुत कुछ है। क्या है, आप पहले सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट्स कहाँ से एक्सप्लेन होंगी, 5, 6, 7, 8 सेक्शन, ठीक है। या मैं आपको इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ। और इसके बाद आप सेक्शन 16 पे आएंगे, फिर आप
जब आपने डिस्ट्रिक्ट जज की पावर बता दी तभी आप बताएंगे ना कि ये वाले इसकी पावर्स हैं और ये इनमें से डेलीगेट कौन सी कर सकता है। तो कौन सी डेलीगेट कर सकता है? सेक्शन 14 और 15 सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस की पावर डेलीगेट कर सकता है और सेक्शन 24 सीपीसी वाली पावर डेलीगेट कर सकता है। लेकिन आगे एक कदगन है। कदगन क्या है? वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपनी पावर्स को डेलीगेट तब करेगा जब उसने हाई कोर्ट से प्रीवियस सैंक्शन ले ली हुई होगी। ठीक हो गया? होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को। अब आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। ये डील करता है जुरिस्डिक्शन इन सिविल अपील्स। सूट्स की बात हो गई, अब अपील। जाहिर है जब सूट कंप्लीट हो जाएगा तो अपील जो एग्रीव पार्टी होगी वो पड़ जाएगी। ठीक है। देखिए, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, जैसा कि कंसेंट डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 17 कहते हैं अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस। और क्यों उसने कहा? क्योंकि सेक्शन 6 में इसने बता दिया था, रिकॉल करें अपने माइंड में, सेक्शन 6 में सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने बता दिया था कि दोनों एक जैसी पावर्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए सेक्शन 17 में भी दोनों को इकट्ठा डील कर रहा है। 17(1) कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कहीं और कोई बात की गई है तो वो अपनी जगह इंटैक्ट। आगे कहता है एन अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर। कुछ डिक्रीज तो सारी अपीलेबल होती हैं सिवाय कंसेंट डिक्री के। ठीक है। और ऑर्डर भी कुछ अपीलेबल होते हैं जिनको हम देखते हैं सेक्शन 104 डील करता है सीपीसी का। ठीक। और आगे एक ऑर्डर भी है उससे रेलिवेंट। और ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, जब वो एक्सरसाइज कर रहा था उसने कोई काम किया, शेल लाई टू द हाई कोर्ट। तो इसको नटशेल करते हैं इस पैराग्राफ को कि जब डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई ऑर्डर या डिक्री पास की तो उसके खिलाफ अपील जाएगी हाई कोर्ट में। छोटी सी सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, 17(2) कहता है एन अपील शेल नॉट लाई। अब कहता है कि अपील लाई नहीं करेगी। 17(1) में कहा था अपील करेगी, लाई होगी, हो सकती है हाई कोर्ट में। 17(2) में कहता है नहीं होगी अपील। कब नहीं होगी हाई कोर्ट में? शेल नॉट लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी केस इन विच इफ़ द डिक्री और ऑर्डर हैड बीन मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ तक समझें कि उस वक्त अपील लाई नहीं करेगी हाई कोर्ट में कि जब डिस्ट्रिक्ट जज ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला दिया हो, एन अपील वुड नॉट लाई टू दैट कोर्ट। तो जब लाई ही नहीं करती अपील, तो जब डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ भी अपील नहीं हो सकेगी। ठीक है। अच्छा, 18 कहता है अपील्स फ्रॉम सिविल जजेस। ये दो जगह लाई करती हैं, समझ लें पहले इसको। सिविल जज का फैसला है लेकिन कभी कभी डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील हो जाती है। वो कब होती है इसको पढ़ते हैं। सेव एज अफोरसेड एन अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल जज शेल लाई। ए बी क्या कहता है? ए कहता है टू द हाई कोर्ट। अब देखें, सिविल जज का फैसला है लेकिन डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रही है अपील। इफ़ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट इन विच द डिक्री और ऑर्डर वाज मेड एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज़, कि जब ओरिजिनल सूट की जो अमाउंट थी, वैल्यू थी, वो 50 मिलियन रुपीज़ से एक्सीड कर गई है तो सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है। बीच वाली एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगी। ठीक है। बी कहता है कब लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस। यानी कि जब 50 मिलियन से कम का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील लाई करेगी, और जब 50 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा मामला तो सिविल जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील लाई करेगी। ठीक है। अब 2 पढ़ते हैं। 18(2) कहते हैं वेयर द function of receiving any appeal which lies to the district judge under the last preceding subsection has been assigned to an additional district judge, the appeal may be preferred to the additional district judge. सिंपल बात करता है। 18(1) में उसने कहा था डिस्ट्रिक्ट जज के पास लाई करेगी, तो 18(2) में वो कहता है कि जैसा कि अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो सकती है तो वही वाली अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि सारे काम एक ही बंदे ने तो नहीं करने ना, वो एडिशनल के पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों एक जैसी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है।
पिछले सेक्शन के साथ जहाँ पे भी लिंक बना मैं आपको बताऊंगी वहाँ, ठीक है। अब 18(3) क्या कहता है? अच्छा देखें 18(3) को समझ लें पहले, फिर पढ़ने से आपको सही समझ आएगा। ये सिंपल कहता है कि किसी ख़ास नोटिफिकेशन के ज़रिए हाई कोर्ट किसी भी सिविल जज को ये पावर दे सकती है कि दूसरे सिविल जज के फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन ले, ठीक है। और इस मकसद के लिए वो जो ऐसे जो सिविल जजेज़ हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज समझा जाएगा। फिर समझ लें इस बात को, 18(3) बहुत इंपॉर्टेंट है। ग़ालिबन पिछली दफ़ा के सिविल जजेस के पेपर में ये वाला सवाल आया था या उससे पिछली दफ़ा आया था। इसको समझ लें क्या कहता है। ये कहता है कि किसी भी नोटिफिकेशन के ज़रिए हाई कोर्ट किसी भी सिविल जज को इम्पावर कर सकती है कि दूसरे सिविल जज के फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुन ले, ठीक है। और जब एक सिविल जज दूसरे सिविल जज के फैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनेगा तो वो एपलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स इस्तेमाल करेगा। अब मैं इसको पढ़ती हूँ। 18(3) कहता है द हाई कोर्ट में by notification direct that appeals lying to the district judge from all or any of the decrees or orders passed in any original suit by any civil judge shall be referred to such other civil judge, ठीक है। सिविल जज के खिलाफ कहाँ जा रही है? referred to such other civil judge as may be mentioned in the notification and the appeals shall thereupon be preferred accordingly and the court of such civil judge shall be deemed to be a district court for the purpose of all appeals so preferred, ठीक है। इजी है। अच्छा डायरेक्ट पढ़ने में इजी नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहले डिस्कस कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसकी रीडिंग करें तो बहुत आसान हो जाता है काम, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं चैप्टर 4 की तरफ। यह है जनाब सप्लीमेंटल प्रोविजंस। और मैंने आपको बताया था फूड सप्लीमेंट को ध्यान में रखें कैच वर्ड के लिए। क्या होता है फूड सप्लीमेंट? इन्हेंस करता है खाने की क्वालिटी को। तो इस सप्लीमेंटल प्रोविजंस इस लॉ की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए फर्दर एक्सप्लेन करके कुछ चीज़ों को, ठीक है। सेक्शन 19 कहता है कंटिन्यूस ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स। और मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि यहाँ सिर्फ जजेस की बात नहीं कर रहा, ये बात करेगा एनी पर्सन की। अब इसको पढ़ते हैं। देखें सेक्शन 19 कहता है वेन एवर एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, यानी कि सिर्फ जज नहीं, कोई भी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ द स्टेट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड विद एनी पावर्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा ये पर्सन वो वाला है जिसको अंडर दिस ऑर्डिनेंस कोई पावर दी गई है, ठीक है। थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, अब अपने पूरे लोकल एरिया में इस ट्रांसफर्ड और पोस्टेड, उसको ट्रांसफ़र या पोस्ट किया गया है एट any subsequent time to an equal or higher office of the same nature within a like local area। अब एक बंदे को ट्रांसफ़र या पोस्ट किया गया था कोई पावर्स देकर उसके लोकल एरिया में, अब उसको उसी के लोकल एरिया में कहीं और ट्रांसफ़र किया गया है इक्वल पावर्स देकर या कोई हायर ऑफिस की पावर देकर। अब वो क्या करेगा? अब आगे बताते हैं क्या करेगा। ही शैल, अब वो पर्सन क्या करेगा? अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट और हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड, या तो हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट कर दे या ऑलरेडी अदरवाइज डायरेक्ट किया जा चुका हो हाई कोर्ट की तरफ से उस पर्सन को। कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेगा? आगे बता रहा है एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन द लोकल एरिया टू विच ही इज़ सो ट्रांसफर्ड और पोस्टेड। जैसा कि मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर हूँ अगर मुझे एज ए डिप्टी प्रोसिक्यूटर किसी एक कोर्ट में एक कोर्ट असाइन कर दी गई कि आपने इस कोर्ट में भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, तो अगर 5 महीने बाद 6 महीने बाद मेरी कोर्ट चेंज हो जाती है तो मुझे हर दफ़ा ये नहीं बताया जाएगा कि जनाब आपने यहाँ पे एज ए डिप्टी प्रोसिक्यूटर काम करना है। वो एक अंडरस्टूड बात है कि जब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में मुझे भेजा गया तो मैं सेम पावर कंटिन्यू करूँगी अनलेस अदरवाइज़ मुझे किसी JIT का मेंबर नहीं बना दिया जाता या कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। पावर कंटिन्यू रहेगी, सेम पावर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, जब तक के हायर पावर बाकायदा दे ना दी जाएँ, ठीक हो गया। अच्छा 20 देखें प्रोविजंस रिगार्डिंग पिटिशनर राइटर्स। द हाई कोर्ट कर रही है, याद रखें हाई कोर्ट गवर्नमेंट नहीं है। द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहन में फ़ौरन क्लिक करता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके रूल्स, वो सब चीज़ें, ठीक है। मे मेक रूल्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा
हाई कोर्ट बनाएगा कंसल्टेशन से एक दूसरे की कंसिस्टेंट रूल्स बनाएगा विद दिस ऑर्डिनेंस एंड एनी अदर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब देखें पिटिशनर राइटर से रेलिवेंट कौन रूल बना रहा है, हाई कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बना रहे हैं, और वो कंसिस्टेंट होने चाहिए सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 से। ठीक है, किस चीज़ के मुतालिक? ए कहता है डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन्स शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज पिटिशनर राइटर्स इन कोर्ट्स। बी कहता है रेगुलेटिंग द इशू ऑफ लाइसेंसेस टू सच पर्सन्स, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय देम एंड द स्केल ऑफ फीस टू बी चार्ज बाय देम एंड डिटर्मिनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेस ऑफ सच रूल्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द पेनल्टीज विच मे बी इम्पोज्ड। ठीक है, इसकी डिटेल में हम मजीद नहीं जाते। ठीक है, अब सेक्शन 21 कहता है टेम्प्रेरी वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मजीद आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। In the event of the death of a district judge or of his being prevented from performing his duties by illness or other cause, the additional district judge, if any, or in the absence of additional district judge, देखें district judge जा रहा था तो additional district judge को की बात कर रहे हैं अब, from the district the senior most of civil judge, जिसको हम senior civil judge कहते हैं, यानी कि district judge या तो अपनी powers additional district judge को देगा या फिर civil judge को दे रहा है, वो काम करेंगे। ठीक है, टेम्प्रेरी वैकेंसी के तौर पे। एट द हेडक्वार्टर्स शेल एज्यूम चार्ज, मतलब कहने का क्या है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज टेम्प्रेरी तौर पर नहीं है तो कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सीनियर सिविल जज शेल एज्यूम चार्ज, ऑटोमेटिकली हेड बन जाएगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ हिज ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। अपनी ओरिजिनल और ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को इंटरप्ट किए बगैर वो चार्ज एज्यूम कर लेगा डिस्ट्रिक्ट जज का। एंड वाइल सो डिस्चार्जिंग शेल परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज विद रिस्पेक्ट टू द फाइलिंग ऑफ सूट्स। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज ने ड्यूटीज़ करनी थी, वही वाले काम ये वाला जज करेगा। कौन सा? या तो डिस्ट्रिक्ट जज या सीनियर सिविल जज। And appeals receiving pleadings, execution of process and the like, and shall be designated additional district judge or civil judge as the case may be, in charge of the district, and shall continue in such charge until the office of the district judge has been assumed or assumed by an officer duly appointed thereof. That temporary vacancy आई है, तो अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने चार्ज संभाला या सीनियर सिविल जज ने चार्ज संभाला तो वो वही वाले सारे काम करेगा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगर बैठा होता तो वो करता। तब तक करेगा जब तक कि कोई नया डिस्ट्रिक्ट जज रिज्यूम नहीं कर लेता, जब तक कोई डिस्ट्रिक्ट जज जो बीमार हो गया था वो रिज्यूम नहीं कर लेता, या डेथ हो गई थी तो कोई नया बंदा आके एज्यूम नहीं कर लेता उस ऑफिस को। ठीक है, अब 22 पे आते हैं। 22 को अंडरस्टैंड करने के लिए 16 को जहन में आपने रखना है। ठीक है, वो था बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। 22 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। एनी डिस्ट्रिक्ट जज लीविंग द हेडक्वार्टर्स, कहीं जा रहा है, वो खुद जा रहा है, एंड प्रोसीडिंग ऑन एनी ड्यूटी या किसी और ड्यूटी के लिए जा रहा है, टू एनी प्लेस विद इन हिज जुरिस्डिक्शन और इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑन लीव मे डेलीगेट। अब वो खुद डेलीगेट कर रहा है। देखिए, एक डेलीगेशन आपने पढ़ी थी 15 में, वो बिजनेस 16 में पढ़ी थी डेलीगेशन। ठीक है, 16 में वो 14 और 15 वाली और सेक्शन 24 सीपीसी वाली पार्ट्स डेलीगेट कर रहा था। अब वो खुद कहीं जा रहा है तो अपनी पार्ट्स डेलीगेट करेगा टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इन द एब्सेंस of an additional district judge to the senior most of the civil judges at the headquarters the powers of performing any of the duties enumerated in section 21 that may be emergent। section 21 में कौन सी एक लिस्ट बताई गई थी कि वो अपील रिसीव कर सकता है, प्लीडिंग से देख सकता है, रिसीव और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देख सकता है, तो वही वाली बातें यहाँ पे भी होंगी। दैट मे बी इमरजेंट एंड सच ऑफिसर शेल बी डेजिग्नेटेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज एज द केस मे बी इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेक्शन 23 बिल्कुल 21 की तरह है। 21 में डिस्ट्रिक्ट जज की बात थी, 23 में सिविल जज की बात है। ठीक है, टेम्प्रेरी एब्सेंस है यहाँ पर सिविल जज की। तो 23 कहता है टेम्प्रेरी वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ सिविल जज इन द इवेंट ऑफ द डेथ, सस्पेंशन और टेम्प्रेरी एब्सेंस। अच्छा, सस्पेंशन का वर्ड सेक्शन 21 में नहीं था, इन्हीं चीज़ों का ध्यान करना है लिखते हुए। ठीक है, और टेम्प्रेरी एब्सेंस ऑफ एनी सिविल जज द डिस्ट्रिक्ट जज मे इम्पावर एनी अदर सिविल जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द जज ऑफ द वेकेटेड सिविल कोर्ट
सिविल कोर्ट खाली हो गई है, उसकी पार्ट्स कौन यूज़ करेगा, उसकी जगह ड्यूटी जज कौन होगा, ये डिस्ट्रिक्ट जज ने बताना है। आइदर एट द प्लेस ऑफ सच कोर्ट और ऑफ हिज ओन कोर्ट। अब ड्यूटी जज या तो उठ के जाके उसकी कोर्ट में बैठेगा जो कि एब्सेंट है, या फिर अपनी ही कोर्ट में बैठ के उसकी ड्यूटीज़ को भी देख लेगा, उसके काम को भी देख लेगा, ठीक है। द ड्यूटीज़ ऑफ द जज ऑफ द वेकेटेड सिविल कोर्ट आइदर एट द प्लेस ऑफ सच कोर्ट, जो नहीं है उस कोर्ट में, और ऑफ हिज ओन कोर्ट, ये अपनी कोर्ट में बैठकर। बट इन एवरी सच केस द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द टू कोर्ट शैल बी केप्ट सेपरेटली। आपने देखा होगा कि जब ये लोग एक दूसरे की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं एज ए ड्यूटी जज, तो अलग अलग रजिस्टर रखे होते हैं, उसको काम को मिक्स नहीं कर देना आपस में। जो पेशी का रजिस्टर है वो अलग रखना है, लिस्टें अलग रखनी है, अलग अलग देखना है उनको, ठीक है। अच्छा 24 पे आ जाएं। 24 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक हो गया। इसमें 24 में कुछ जनरल रूल्स हैं और फिर 24 की एक्सेप्शन भी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। जनरल रूल्स क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें 24 बेसिकली डील करता है इसके साथ ना आप अपने जहन में रखें, लिख लें बल्कि अपने बुक्स पर, सेक्शन 79 ऑफ CPC एंड ऑर्डर 27 ऑफ CPC। उसके अलावा हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर का चैप्टर 8, ठीक है, वॉल्यूम 1 चैप्टर 8, ठीक है। रिपीट करती हूँ, सेक्शन 79 ऑफ CPC, ऑर्डर 27 ऑफ CPC, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 8, ठीक हो गया। और सेक्शन 21 इसी का, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का, ये सब पूरा एक बंच बन के आपका एक खूबसूरत सा आंसर बन जाता है, ठीक है। 24 कहते हैं सिविल कोर्ट्स हैविंग अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग वैल्यू टू ट्राई सूट्स अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स सर्वेंट्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सिविल कोर्ट्स में जब भी कोई ऐसा सूट आएगा जो अगेंस्ट स्टेट या इसके सर्वेंट्स के अगेंस्ट होगा उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो फिर सिविल कोर्ट्स के पास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है इन केसेस को डील करने की, ठीक हो गया। 24 एक कहता है नो सिविल कोर्ट नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन ओरिजिनल सूट्स विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स वैल्यू एंड नो कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेज शैल रिसीव, एंटरटेन or register any suit in which Pakistan or any of its provinces or any public officer as defined in clause 17 of section 2 of the Code of Civil Procedure, public officer की definition है वहाँ पे, ठीक है, 1908 in his official capacity is party। जनरल रूल बता रहा है कि कोई सिविल कोर्ट या कोई स्मॉल कॉज कोर्ट कोई भी ऐसा सूट एंटरटेन नहीं कर सकते, ठीक है, जनरल रूल बता दिया। अब वो कहता है कर सकती है, कब कर सकती है, 24(3) में बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू अ सूट रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, रेलवे और टू एनी सूट मेरली बिकॉज अ पब्लिक ऑफिसर इज़ अ पार्टी देयर टू इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक हो गया। ऑफिशियल कैपेसिटी में आएगा तो वो डील करेंगी, ठीक। एक्सेप्शन शुरू हो गई है 3 से, ठीक है। ए कहता है कब डील करेगी सिविल कोर्ट, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन स्टेट के अगेंस्ट आए हुए केसेस में या फिर उसके ऑफिसर्स की के अगेंस्ट आए हुए केसेस में। अच्छा ये कब डील कर सकती है, जब 3A कहता है अ मेंबर ऑफ अ लोकल अथॉरिटी हो, नंबर नेक्स्ट B कहता है अ क्यूरेटर, गार्डियन, मैनेजर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ प्राइवेट पर्सन और स्टेट इन विर्च्यू ऑफ एन अपॉइंटमेंट, डेलीगेशन, डिक्लेरेशन और एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। अंडर क्या, कब, इनमें अगर किसी को अपॉइंट, डेलीगेट, डिसाइड या डिक्लेयर करने के हवाले से कोई बात होगी तो उनके खिलाफ सिविल जज ये दावा सुन सकता है। कब सुन सकता है, जब ऑर्डर 37 रूल 44 ऑफ द सिविल कोड की बात हो। 37 का दावा, ऑर्डर 37 का दावा मैंने आपको पहले बताया था, हो सकता है। नंबर रोमन 2 कहता है सेक्शन 195 ऑफ द सक्सेशन एक्ट, रोमन 3 सेक्शन 69 और सेक्शन 71 ऑफ द लैंसी एक्ट 1912, सेक्शन रोमन 4 कहता है इसका सेक्शन 7, 18 और 42 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, और रोमन 5 कहता है एनी प्रोविजंस ऑफ एनी वेस्ट पाकिस्तान इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट्स ऑफ वार्ड, ठीक है। तो जब ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे तो सिविल कोर्ट अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन के साथ अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगी, ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं सेक्शन 25 की तरफ। 25 कहता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज subject to such general orders as may be made by government, the High Court shall
मैंडेटरी प्रोविजन है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डेज टू बी ऑब्जर्व इन ईच ईयर एज हॉलीडेज इन द सिविल कोर्ट्स। 25(2) कहता है एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अच्छा 26 पे आ जाएं। 26 कहता है सील ऑफ कोर्ट। ये मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस कोर्ट, उस सील की जो हर कोर्ट के पास होती है। एवरी कोर्ट, हर कोर्ट के पास होनी चाहिए। और कोर्ट हमने कहाँ पढ़ी थी क्लासेस? सेक्शन 3 में 3 टाइप की कोर्ट्स थी। ठीक है, एवरी कोर्ट शैल हैव एंड यूज़ एज द ओकेजन मे अराइज, जब ज़रूरत पड़ेगी वो अपने सील को यूज़ करेगी। अ सर्कुलर सील 2 इंचज़ इन डायामीटर, गोल होगी 2 इंचज़ डायमीटर में, बियरिंग राउंड इट्स circumference the title of the court in English and Urdu script, and in the center a device and impression of a crescent moon with the horns pointing towards, surmounted by a star, and the said seal shall be delivered to and kept in the custody of the presiding officer of the court। ठीक है, ये पढ़ने की बात थी। ठीक है, आई नहीं कभी पेपर में, लेकिन इतने अनएक्सपेक्टेड किस्म के पेपर्स आ रहे हैं कि अब पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा 27 फिर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। पार्ट टू फ्रेम रूल्स। द हाई कोर्ट मे, अब देखें फिर मे आया है, हाई कोर्ट बना रही है विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रेम रूल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर हम पढ़ते हैं ना, उसी के हवाले से जिक्र हो रहा है। अच्छा ये क्या कहता है? ये कहता है जनाब 27(2) कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर द हाई कोर्ट मे with the approval of the government frame rules for all or any of the following purposes, namely क्या क्या करेगी? एक कहता है द सुपरविजन ऑफ ऑल सिविल कोर्ट्स एंड देयर विजिटेशन एंड इंस्पेक्शन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लाइट नहीं लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब रूल फ्रेम करने की बात आती है ना, तो स्टूडेंट का दिमाग एकदम दौड़ता है कि शायद हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 की बात की गई है या वॉल्यूम 4 की बात की गई है, माइट भी की गई हो और वहीं से पूछा जा रहा हो। लेकिन जब आपको एक बेसिक लिंक उसका सेक्शन 27 सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 से मिल रहा है, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपने पेपर चेकर को इम्प्रेस करना है कि आपको आता है, आपको पता है कि ये वाली फ्रेम रूल्स को फ्रेम करने वाली बात सेक्शन 27 में भी लिखी हुई है। ठीक है, 27(2) कहता है द सुपरविजन ऑफ ऑल सिविल कोर्ट्स एंड देयर विजिटेशन एंड इंस्पेक्शन। बी कहता है द एक्सरसाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द जनरल कंट्रोल वेस्टेड इन दैम ओवर द सिविल कोर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। सी है द प्लेसेस एंड टाइम्स ऑफ द होल्डिंग ऑफ सिविल कोर्ट्स। नंबर डी द फीस टू बी चार्ज फॉर प्रोसेस इशूड बाय द सिविल कोर्ट्स और बाय एनी ऑफिसर ऑफ एनी सच कोर्ट्स। ई कहता है जनाब द फीस पेबल इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन एनी सिविल कोर्ट बाय एनी पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फीस ऑफ द प्लीडर ऑफ एनी अदर पार्टी, एंड द मैनर इन विच द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सिविल कोर्ट्स शैल बी केप्ट एंड रिकॉर्डेड, द मैनर इन विच द पेपर बुक्स फॉर द हियरिंग ऑफ अपील शैल बी प्रिपेयर्ड एंड द ग्रांटिंग ऑफ कॉपीज़। इन चीज़ों के मुतल्लिक रूल्स बनाएगी हाई कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 28 ओमिटेड है और इसका शेड्यूल भी ओमिटेड है। एक ओवरव्यू छोटा सा लेते हैं हम इसका कि हमने आज सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस में क्या पढ़ा। तो जनाब हमने पढ़ा SCC सेक्शन 1(2) में डेफिनेशन, जिसमें लैंड सूट और अनक्लास्ड सूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। 3 में हमने 3 क्लासेस पढ़ी कोर्ट्स की, याद रखने के लिए सेक्शन 3 और 3 ही क्लासेस। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि सिविल डिस्ट्रिक्ट बनाएगी कौन? गवर्नमेंट। क्यों बनाएगी? ताकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बिठाए जा सकें, और डिस्ट्रिक्ट जज को उसने डिस्कस किया सेक्शन 5 में। 6 में कहता है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं जो कि सेम पार्ट यूज़ करेंगे जो कि सेक्शन 5 वाली होती हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास। सेक्शन 7 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है सूट्स में डिस्ट्रिक्ट जज की, वो अनलिमिटेड है। 8 कहता है सिविल जजेस भी अपॉइंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसने यूज़ किया था मे का वर्ड यूज़ किया था। डिस्ट्रिक्ट जज के साथ उसने शेल का वर्ड यूज़ किया था। अच्छा, सिविल जज अपॉइंट होंगे, उनके नंबर ऑफ़ सीट्स डिटरमिन की जाएगी, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमिन किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि आप अपॉइंट करके कितने लोग लेने हैं। 9 सिविल जजेस की पिक्यूनरी लिमिट की बात करता है। ठीक है, 10 सिविल जजेस की लोकल लिमिट्स की बात करता है। 11 ओमिटेड है। 12 कहता है कि सिविल जजेस आर वर्किंग एज डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सर्टन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, 13 प्लेस ऑफ सिटिंग की बात करता है। 14 कहता है कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स ओवरऑल होगा हाई कोर्ट का,
और जनरल कंट्रोल होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, लेकिन वो हाई कोर्ट के डिफाइंड पैरामीटर से बाहर नहीं जाएगा। 15 कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बिजनेस बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। 16 कहता है डेलीगेट किया जा सकता है काम बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। कौन सा काम? जो सेक्शन 14 और 15 सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने बताया और सेक्शन 24 सीपीसी ने बताया। ठीक है। सेक्शन 17 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट में। मजीद सेक्शन 17 ने कहा कि अपील नहीं होगी जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी हाई कोर्ट में, जब डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती। ठीक है। 18 कहता है कि सिविल जज के फैसले के खिलाफ 50 मिलियन से अमाउंट एक्सीड कर जाए तो सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट में, और अगर 50 मिलियन से अमाउंट कम हो तो अपील होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकती है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकती है। 19 कहता है कि पार्ट्स कंटिन्यू रहेंगी जो उसको डेलीगेट कर दी गई हैं जब तक कि अदरवाइज़ कुछ ना कह दिया जाए। 20 वसीका नवीस वगैरह की बात करता है। इनके मुतालिक रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे कि ये कैसे होने चाहिए, इनका लाइसेंस कैसे होगा और ये इस लाइसेंस के वायलेशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। 21 ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी टेम्प्रेरी तौर पे खाली हुई है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सीनियर सिविल जज उसको अज्यूम कर लेगा। 22 ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज कहीं जा रहा है किसी ड्यूटी पर किसी काम से तो फिर वो अपनी पार्ट्स खुद डेलीगेट करके जाएगा। किसको? किसी सीनियर सिविल जज को या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को। 23 ने कहा सिविल जज अब नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज किसी और सिविल जज को एब्सेंट या लीव पर गए हुए सिविल जज की जगह एज ए ड्यूटी जज अपॉइंट कर सकती है कि आप जब तक वो वाला सिविल जज नहीं आ जाता आप काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, 24 ने कहा कि सिविल कोर्ट्स की अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होंगी। कब? जब सूट आएगा अगेंस्ट द स्टेट या उसके सर्वेंट्स के अगेंस्ट आएगा सूट, स्टेट के सर्वेंट्स के अगेंस्ट उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में। ठीक है। अच्छा, 25 ने कहा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ हाई कोर्ट बनाएगी उन छुट्टियों में से जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी और उसको ऑफिशियल गज़ेट में भी प्रिंट किया जाएगा। 26 ने कहा कि सील ऑफ कोर्ट होगी 2 इंच की होगी, सर्कुलर होगी, उस पर इंग्लिश और उर्दू में नाम लिखा हुआ होगा और वो हर कोर्ट के पास होनी चाहिए और जहाँ ज़रूरत होगी वो वाली कोर्ट वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस सील को लगाएगा, मोहर लगाएगा। 27 कहता है कि पार्ट 2 फ्रेम रूल हाई कोर्ट बनाएगी और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी उन रूल्स के मुतालिक जो कि हम हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 एंड 4 देखते हैं, सिविल कोर्ट से रेलिवेंट हैं। और दूसरा इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीपीसी के जो ऑर्डर वाला पोर्शन है, ठीक है, हाई कोर्ट बनाती है वो भी। ठीक है। और 28 रिपील है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा द सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो गया होगा और इसी तरह से मैं इंशाल्लाह अनकरीब अब मैंने वर्किंग करनी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर और फिर हम चलेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की तरफ इंशाल्लाह। अभी क्यों में यही है, लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या करते हैं। और मैंने आपको एंड पे बतानी थी एक जजमेंट जिसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट कर रही है करनी वो एज़ पर द बुक जो लिखी हुई है इस पर गवर्नमेंट ने करनी थी, लेकिन वो हाई कोर्ट क्यों कर रही है। ये हेल्ड हुआ था PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 649 में। क्या वो वाले फंक्शंस हाई कोर्ट परफॉर्म करेगी अपॉइंटमेंट वगैरह वाले। ठीक है। PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज है 649, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके बगैर आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाला कोई भी क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इजाज़त दें मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।